हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अंश और आप सभी का प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वह है आपका गुप्तकाल से संबंधित पार्ट 2 का वीडियो। इसके पहले मैंने गुप्तकाल से संबंधित पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने गुप्तकाल से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रारंभिक बिंदु हैं उन प्रारंभिक बिंदुओं पर चर्चा की थी, तथा गुप्तकाल का जो सामाजिक जीवन की जो स्थिति रही है उनकी भी चर्चा। इनसे जितने भी महत्वपूर्ण बढ़ने वाले प्रश्न हैं उन सभी महत्वपूर्ण बढ़ने वाले प्रश्नों की चर्चा मैंने फर्स्ट वीडियो में की थी। उम्मीद है आप सभी ने देखा होगा और आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। यदि आप में से किसी ने ना देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे अवश्य देख लें, क्योंकि यदि आप सभी वीडियो लगातार क्रमबद्ध रूप में देखेंगे तो एक कहानी की तरह आपका सिलेबस आपको याद हो जाएगा, जो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। तो आइए चलते हैं आज गुप्तकाल से संबंधित पार्ट 2 पर, और यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा मैंने की है इसमें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं। उन सभी पर चर्चा तो देखते हैं। जैसा कि मैंने लिख रखा है गुप्तकालीन व्यवस्था, यानी गुप्तकालीन व्यवस्था में मैंने अब तक आपको बताया था कि जितने भी वंश पढ़ेंगे तो उन सभी वंशों का एक व्यवस्थित रूप में, एक विशेष रूप में महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। जैसे सामाजिक जीवन की स्थिति क्या रही, आर्थिक जीवन कैसा रहा, धार्मिक जीवन कैसा रहा, उन सभी पर, क्योंकि यहाँ से ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो मैंने इसके जो गुप्तकाल के सामाजिक जीवन की स्थिति है तो वह सामाजिक जीवन से संबंधित मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया था। आज आर्थिक और मुख्य रूप से धार्मिक 2 क्षेत्रों पर चलेंगे, क्योंकि यहाँ से ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो आइए चलते हैं अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था यानी गुप्तकाल के समय में अर्थव्यवस्था कैसी थी और क्या था मुख्य व्यवसाय। तो गुप्तकालीन जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य व्यवसाय था, तो अर्थव्यवस्था का मुख्य व्यवसाय कृषि आधारित था। यानी गुप्त काल में, जैसा कि आपको पता है, जो भारत है, भारत मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पर जो व्यवसाय जो मुख्य होता है वह प्राचीन काल में तो मुख्य रूप से कृषि रहा है और वर्तमान में भी कृषि होती है। तो कृषि व्यवस्था पर आधारित थे यहाँ का जीवन। उसके बाद में जो उपज होती थी, जो आपकी कृषि में उपज होती थी, तो गुप्तकाल के जो राजा हुआ करते थे, जो शासन करते थे, वह 1/4 से 1/6 भाग कर के रूप में प्राप्त करते थे। यानी गुप्तकालीन जो शासक हुआ करते थे तो वह जो कृषि से उपज होती थी उस उपज का 1/4 से 1/6 हिस्सा कर के रूप में प्राप्त करते थे, यानी लेते थे। उसके बाद में जो व्यापारिक क्षेत्र था, जो व्यापार था, तो गुप्तकालीन में जो व्यापार था वह व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का था। अर्थात जो स्थानीय क्षेत्र थे वहाँ पे भी व्यापार होता था और जो बाहरी यानी विदेशों में भी व्यापार होता था। मुख्य रूप से चीन में भी बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, और उन व्यापार में जो था, तो व्यापार में आपका आय और व्यय जो होता था वह आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का देखने को मिलता है। उसके बाद में व्यापारिक जो मुख्य केंद्र था, व्यापारिक केंद्र, तो गुप्तकालीन व्यवस्था में कई केंद्र बने थे, लेकिन जो मुख्य रूप से हैं, जो मुख्य केंद्र थे वह कौन से थे, क्योंकि परीक्षाओं में मुख्य केंद्रों पर आधारित ही प्रश्न बनते हैं। तो मुख्य केंद्र जो था वह उज्जैन था। जैसा कि आप जानते हैं उज्जैन जो आपका पड़ता है एमपी में, और ताम्रलिप्त बंदरगाह, यानी मुख्य रूप से 2 केंद्र थे। एक आपका उज्जैन था और जो बंदरगाह था तो ताम्रलिप्त बंदरगाह मुख्य रूप से व्यापारिक केंद्र था। उसके बाद में जो गुप्त काल में जो राजा हुआ करते थे, तो गुप्त काल के राजाओं ने स्वर्ण मुद्राओं का अत्यधिक प्रचलन किया, यानी सिक्कों में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन बहुत अधिक मात्रा में किया। इसीलिए जो गुप्त काल है, गुप्त काल को स्वर्ण काल के भी नाम से जाना जाता है। तो परीक्षाओं में ये कई बार पूछा जा चुका है कि स्वर्ण काल किस काल को कहते हैं, तो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं। उसके बाद में क्यों कहते हैं, तो इसको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन सर्वाधिक किया गया था, इसीलिए इसे स्वर्णकार कहते हैं। और जो स्वर्ण मुद्राएं थे, यानी जो सोने के सिक्के थे, उन सिक्कों को दिनार के नाम से जाना जाता था। अर्थात दिनार शब्द प्रयोग किया जाता था सोने के सिक्कों के लिए। उसके बाद में सोने के सिक्के के साथ साथ चांदी के सिक्कों का भी प्रचलन हुआ, यानी चांदी के सिक्कों का भी प्रचलन हुआ, जिन्हें रुपयका कहा जाता है, यानी चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। उसके बाद में चलते हैं धार्मिक क्षेत्र से संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो धार्मिक स्थिति कैसी थी, तो जो गुप्त काल था, गुप्त काल में मुख्य रूप से वैष्णव धर्म को ज़्यादा मानते थे, यानी वैष्णव धर्म को मानने वाले ज़्यादा
जो लोग थे वह गुप्त काल में देखने को मिलते हैं। तो वैष्णव धर्म मुख्य रूप से यहाँ प्रभावी था। इसके अतिरिक्त भी अन्य भी धर्म थे, लेकिन जो मुख्य रूप से जो गुप्तकालीन लोग मानते थे वह वैष्णव धर्म के ज़्यादा मानने वाले थे। इसके अतिरिक्त सबसे ज़्यादा प्रभावी आपका वैष्णव धर्म था। उसके बाद में बौद्ध धर्म भी चल रहा था, उसके बाद जैन धर्म भी था और शैव धर्म भी था, हिंदू धर्म भी था, ब्राह्मण धर्म भी थे, यानी ये सभी थे। लेकिन मुख्य रूप से गुप्त काल में बात आती किसकी, तो वैष्णव धर्म यहाँ पर प्रभावी था। उसके बाद में ब्राह्मण धर्म व हिंदू धर्म का पुनरुत्थान काल कहा जाता है, यानी जो गुप्त काल है, गुप्त काल में आपका हिंदू धर्म और आपका ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से मुख्य रूप से ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म का पुनः जीवन काल शुरू हो जाता है। उसके बाद में मंदिर का निर्माण, यानी जो गुप्त काल था, गुप्त काल से मंदिर के निर्माण की शुरुआत जो होती है वह गुप्त काल से ही देखने को मिलती है। और जो मंदिर हुआ करते थे, जो उनकी छत हुआ करती थी वह सपाट हुआ करती थी, जैसे वर्तमान में मकानों की छतें होती इसी प्रकार सपाट होती थी अधिकांश मंदिरों की। लेकिन कुछ मंदिरों में ऊपर मठ टाइप का भी देखने को मिला है साक्ष्यों के आधार पर, यानी मठ भी हुआ करते थे, लेकिन मठ बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होते थे, लेकिन मंदिर जो होते थे मुख्यतः सपाट हुआ करते थे। तो मंदिरों का जो जन्म शुरू होता है, यानी जो निर्माण शुरू होता है वह कहाँ से, तो वह गुप्त काल से शुरू होता है। उसके बाद में जो आपके विष्णु के 10 अवतारों के, जो वैष्णव धर्म में विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की है, तो जो 10 अवतारों की चर्चा की गई, उन 10 अवतारों में जो वराह अवतार था वह मुख्य रूप से प्रचलित रहा है, यानी प्रसिद्ध जो रहा है वह वराह अवतार प्रसिद्ध रहा है। किसमें, गुप्त काल में। यह भी परीक्षा की दृष्टि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में गुप्त काल की कलाकृति के बारे में चलते हैं। गुप्त काल, क्योंकि जो कलाकृति है वह मुख्य रूप से जो आपका गुप्त काल है, गुप्त काल से बहुत चरम पर पहुंच चुकी थी। जो कलाकृति का निर्माण है वह निर्माण आपका गुप्त काल में बहुत चरम पर था। तो किस प्रकार की कलाएं थी उनके बारे में देखते हैं। गुप्त काल में कलाकृति का प्रचलन अत्यधिक हुआ और होने के साथ साथ किस प्रकार की, तो वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्य कला, इन कलाओं का मुख्य रूप से प्रचार देखने को। वास्तुकला, यानी वास्तुकला ऐसी कलाएं हैं जिसमें भवनों का निर्माण या महलों का निर्माण जो होता था वो सभी निर्माण आपका वास्तुकला के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद में चित्रकारी रूप में जो चित्र बनाए जाते थे उसे चित्रकला के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद में मूर्तियों का निर्माण जो होता था उसे मूर्तिकला कहते हैं। साहित्य का निर्माण, यानी जो आपकी रचनाएं हैं, तो रचनाएं मुख्य रूप से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रचित की गई हैं, तो उन रचनाओं को साहित्यिक कला के अंतर्गत रखा गया है। वास्तुकला में नागर शैली का अत्यधिक विकास हुआ है, यानी शैलियों में वास्तुकला, यानी भवनों के निर्माण में, भवनों के निर्माण मतलब जो भवन हुआ करते थे, जो महल हुआ करते थे, महलों के दरवाज़ों में या ऊपर जो छतों में या इसके अतिरिक्त जो दीवारें होती थी, दीवारों में डिजाइन का वर्क होता था, उसी को कहा जाता है शैली, अर्थात वास्तुकला के अंतर्गत जो कढ़ाई हुआ करती थी। तो इसमें जो शैलियाँ थी, शैलियों में नागर शैली मुख्य रूप से प्रचलित थी। तो यह भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि नागर शैली किस काल में मुख्य रूप से प्रचलित रही, तो गुप्त काल में। या पूछा जाता है गुप्त काल में कौन सी शैली ज़्यादा प्रचलित रही है, तो नागर शैली रही। शैलियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कैसे होते हैं, तो उनसे देखते हैं। शैलियाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं आपकी, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वैसर शैली। नागर शैली मुख्य रूप से आपके उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, उत्तर भारत के क्षेत्र में आपकी नागर शैली सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। और जो दक्षिण था, यानी दक्षिणी निचले जो भारत का क्षेत्र था, वहाँ पे द्रविड़ शैली थी बोली जाती थी। और जो बीच का भाग है भारत का वह मध्य में, तो मध्य में वैसर शैली प्रचलित थी। यानी नागर शैली, द्रविड़ शैली और वैसर शैली, ये मुख्य रूप से भवनों के निर्माण के डिजाइनों से संबंधित हैं, लेकिन इन्हें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शैलियों के नाम से जाना जाता था। जैसे उत्तर भारत में जब भवनों के निर्माण में जो डिजाइन की जाती थी उसे नागर शैली के नाम से जाना जाता था। जो आपका दक्षिण भारत में डिजाइन की जाती थी भवनों पर, उसे आप द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं। और जो मध्य भारत में डिजाइन की जाती थी भवनों पर, उन्हें वहाँ पर वैसर शैली के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट चलते हैं मूर्तिकला, क्योंकि मूर्तियों का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है, तो गुप्त काल से शुरू हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप मूर्तिकला में जो बौद्ध थे, बौद्ध, जैन के साथ साथ हिंदू धर्म की भी मूर्तियों का प्रचलन यहीं से शुरू होता है।
तो प्रमुख जो मंदिर रहे हैं, तो प्रमुख मंदिर देखते हैं। गुप्तकालीन के प्रमुख मंदिर कई प्रकार के देखने को मिलते हैं, बहुत सारे मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन मुख्य जो मंदिर रहा जो परीक्षाओं के दृष्टि से वह देखते हैं। तो वह मुख्य रूप से दशावतार मंदिर रहा। जो दशावतार मंदिर है यह देवगढ़ झांसी में पड़ता है। जो आपका झांसी है, झांसी के पास में पड़ता है देवगढ़, और देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वह मुख्य रूप से प्रचलित रहा है। उसके बाद में आपका भीतरगांव में जो लक्ष्मण मंदिर है वह भी बहुत प्रचलित रहा है। तो भीतरगांव कहाँ पड़ता है? भीतरगांव जैसा कि आप जानते हैं कानपुर जो उत्तर प्रदेश में, यानी कानपुर का जो अपना क्षेत्र पड़ता है, कानपुर में आपके रामा देवी के आगे पड़ता है जा कर के आपका भीतरगांव, जो घाटमपुर के करीब में पड़ जाता है। तो भीतरगांव में ही जो आपका भीतरगांव मंदिर है वह गुप्त काल की कला से यानी मूर्ति कला से प्रसिद्ध मंदिर है। तो इस प्रकार से यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में चित्रकला यानी चित्रकारी के रूप में चलते हैं। तो चित्रकला में अजंता की गुफाएं और ग्वालियर में जो बाघ गुफाएं ये प्रचलित हैं। जो गुप्त काल की गुफाएं हैं चित्रकला में, तो अजंता की गुफाएं जैसा कि आपने सुना होगा, और ग्वालियर में बाघ की गुफाएं यह मुख्य रूप से चित्रकला में प्रचलित थी। अजंता की गुफाएं जो आपकी औरंगाबाद में पड़ती है, जो महाराष्ट्र के पास में पड़ता है औरंगाबाद, वहाँ पे बौद्ध महाशाखा से संबंधित अजंता की गुफाएं देखने को मिलती हैं जो गुप्त काल से संबंधित हैं। उसके बाद में ग्वालियर जो आपका एमपी में पड़ता है, यहाँ पर लोक जीवन संबंधित आपकी गुफाएं देखने को मिलती हैं जिन्हें बाघ गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में चलते हैं साहित्यिक कला के अंतर्गत, क्योंकि कई प्रकार की रचनाएं होती हैं, उन रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा चुके हैं, लगातार पूछे जाते हैं, तो उन पे एक विशेष चर्चा करते हैं। और यहाँ पर जितने भी मैंने प्रश्नों को सम्मिलित किया वह सभी परीक्षाओं में कई बार पूछे भी जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं सभी टॉपिक बाय टॉपिक क्रमबद्ध रूप में मैंने सभी वीडियो अपलोड किए हैं। तो आप याद करने के लिए इन सभी वीडियो को 2-3 बार आप केवल देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से कहानी की तरह याद हो जाएगा, जो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा और परीक्षाओं में आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे। तो इसलिए आप सभी वीडियो को 2-3 बार देख लें प्लेलिस्ट में जाकर, और आप अच्छे से तैयार हो जाएंगे। साहित्यिक कला में राज्य की भाषा जो यहाँ पे गुप्त काल में मुख्य रूप से प्रयोग की जाने वाली जो राज्य की भाषा रही है वह संस्कृत रही है। संस्कृत का मुख्य रूप से प्रभाव रहा है गुप्त काल में। कालिदास की रचनाएं हैं जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी हैं, जो साहित्यिक कला के अंतर्गत आ जाती हैं गुप्त काल की। तो कालिदास की रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो कालिदास की है। उसके बाद में मालविकाग्नि मित्र, जो मालविकाग्नि मित्र है यह भी कालिदास की रचना है, यह भी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। विक्रमोर्वशीयम, यह भी कालिदास की रचना है, विक्रमोर्वशीयम। उसके बाद में रघुवंशम जो है यह भी कालिदास की रचना है। कुमार संभवम यह भी कालिदास की रचना है। मेघदूत यह भी कालिदास की रचना है। ऋतु श्रृंगार यह भी कालिदास की रचना है। तो ये कालिदास की इतनी रचनाएं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको ध्यान से तैयार रखें। तो एक बार फिर से देखते हैं तैयार करने के लिए कालिदास की रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्र, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु श्रृंगार, ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं। इसके बाद में विष्णु शर्मा की जो मुख्य रचना है वह है पंचतंत्र, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है कि पंचतंत्र किसकी रचना है? तो विष्णु शर्मा की है। उसके बाद में वात्सायन की रचना है कामसूत्र किसकी रचना है? तो वो वात्सायन की रचना है। उसके बाद में अमर सिंह की रचना है आपकी अमर घोष, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अमर सिंह की कौन सी रचना है? तो आपकी अमर घोष है। इसके अतिरिक्त विशाखा दत्त की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षसम है, ये आपकी विशाखा दत्त की रचना है। उसके बाद में देवी चंद्रगुप्तम, यह भी विशाखा दत्तम की आपकी रचना है। तो मुद्रा राक्षसम, देवी चंद्रगुप्तम जो विशाखा दत्त की रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त शूद्रक की रचनाएं हैं मृच्छक टिकम, जो मृच्छक टिकम है वह शूद्रक की रचना है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आर्यभट्ट की रचनाएं हैं। आर्यभट्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि आर्यभट्ट जो जीरो के खोज करता है, अर्थात जो शून्य के खोज करता है वह है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की रचनाएं महत्वपूर्ण है, जैसे आर्यमह्यम,
जो आय मह्यम है, यही आपकी किसकी, आर्यभट्ट की रचना है। उसके बाद में सूर्य सिंहमंत जो है ये आर्यभट्ट की रचना है। उसके बाद में 10 गीतिका सूर्य सिंहमंत, ये आर्यमह्यम आपकी किसकी, आर्यभट्ट की रचना है। उसके बाद में आर्यभट्ट के खोज यानी कि इन्होंने किस किस चीज़ की खोज की है, तो आप जानते हैं कि आर्य जो भट्ट हैं ये शून्य के खोजकर्ता। तो शून्य के खोजकर्ता कौन है, तो शून्य के खोजकर्ता आपके आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की है। दशमलव के खोजकर्ता आर्यभट्ट कहलाते हैं। पाई, जैसा कि आप जानते हैं जो पाई बनता है आपका, पाई के जो खोज करता है वह भी आर्यभट्ट हैं। उसके बाद में पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है यानी पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है, तो इसके बीच किसके खोजकर्ता कौन है, तो आर्यभट्ट हैं, यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। उसके अलावा आप नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मगुप्त। जो ब्रह्मगुप्त की रचनाएं हैं वह ब्रह्म सिद्धांत है। ब्रह्म सिद्धांत यानी भारत का न्यूटन कहा जाता है ब्रह्मगुप्त को। तो ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है, तो ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त की जो सिद्धांत दिया उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत दिया था। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट नीचे है आपके भास, जिनको आप सुन लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। जो भास हैं, भास की जो रचनाएं हैं वह स्वप्नवास दत्तम है। जो भास की रचना है, भास की रचना स्वप्नवास दत्तम है। चारु दत्तम है, प्रतिज्ञा योग धरायणम जो है, और चारु दत्तम है, स्वप्नवास दत्तम है, ये भास की रचनाएं हैं। तो यहाँ से कई बार परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा चुके हैं और कई बार प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आए होंगे। यदि आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार चैनल से जुड़े रहें। सभी को जय हिंद, नमस्कार।